हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट है। इससे पहले मैंने आपको सर आरटीपी में इनकम टैक्स वाला पार्ट सॉल्व करा दिया था, जीएसटी के केस सिनेरियो सॉल्व करा दिया था। अब जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, मजा आएगा, साथ बैठ के सॉल्व करेंगे सर। कभी भी एक तरीका सीख लो सर, कभी भी कोई बड़े क्वेश्चन में ना पहले नीचे आके पढ़ा करो वो हमसे चाहता क्या है सर, ठीक है। उसके बाद ऊपर पढ़ के सॉल्व करना स्टार्ट किया करो। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय मिस्टर पृथ्वीराज फॉर द मंथ ऑफ फेब। पहले तो फेब मंथ हमारे काम का है। नेट जीएसटी पेबल इन कैश बोला है, इट मींस एक आधा एंट्री तो रिवर्स चार्ज वाली होने वाली है सर, ठीक है। नोट्स में क्या क्या दिया हुआ देखो, रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, वो तो हमेशा से वही है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लायर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है। ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड, ठीक है। ऑल द ट्रांजैक्शन मेंशन्ड अबव आर इंट्रास्टेट, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। क्योंकि सर अगर वो नहीं बताएगा तो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना पड़ेगा। अनलेस इंफॉर्मेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज गिवन, वो खुद सामने से बोल रहा है सर, जब तक हम बोल रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है आप उन ट्रांजेक्शन्स को इंट्रास्टेट मानेंगे, ठीक है। टर्नओवर ऑफ पृथ्वीराज वाज 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये आदमी कंपोजिशन वाला नहीं है, ये तो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल तरीके से इसका टैक्स निकलता है। तो देखो, मिस्टर पृथ्वीराज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग एज डिस्कस इन टेबल बिलो इन महाराष्ट्र। भैया देखो, कुछ बातें तो हमारे शुरू से काम की है। पहला तो ये रजिस्टर्ड है, दूसरा ये बंदा महाराष्ट्र का है, ये दो तो बहुत काम की चीज है सर। ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड रिसीव बाय हिम, दोनों चीजें दी हुई है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब। तो फेब की हमें पूरी डिटेल्स दी हुई है, चलो देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड, ओ माय गॉड, टू प्रमोट अ ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज। तो सर ये तो टैक्सेबल होती है। अब मेरे हिसाब से मैं स्टूडेंट को एक बात बोलता हूँ, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, फिर बाद में वापस सॉल्व करे और फिर पढ़ते जाए। मैं ये बोलता हूँ सर हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक बार पूरा रीड करें फिर एक बार सॉल्व करें। मेरे हिसाब से यार बेटर ऑप्शन ये है सर, स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लिखना स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, पढ़ो और लिखते जाओ। यहाँ पर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश, ये लिखना है एक लाइन, फिर आप एग्जाम में लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर कहानी आगे बढ़ती है सर, ये आएगा सीजीएसटी, ये आएगा एसजीएसटी, ये आएगा आईजीएसटी। अरे यार, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड वैल्यू, ठीक है। फिर हम यहां लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सबसे पहले लिखेंगे सर आउटवर्ड की डिटेल्स, ठीक है। क्योंकि सर मेरे को एक एक चीज दिखती रहेगी, मैं लिखते जाऊंगा, नहीं तो एकदम एंड के लिए रुकूंगा ना सर तो एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है सर। तो देखो क्या दिया हुआ है, कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है भाई। तो ये हमने आउटवर्ड सप्लाई किया है सर्विसेस, ठीक। तो 1,40,000, तो इसको लिख लेता हूं। अभी तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग एग्जाम में लिख के आओगे सर कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस, ठीक है, टू प्रमोट अ रेडीमेड गारमेंट, ये पूरा लिख के आना सर। आप इसी को बोलते हो प्रेजेंटेशन, यही छोटी सी चीज है। कई लोग क्या करते पता है, सीरियसली बता रहा हूं, शॉर्ट में लिख देते हैं सीएमपी कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस, ठीक है, बस इतना लिखे और सोचते हैं कि सर पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इसी को तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं सर। आप लोगों को यही तो सीखना है सर। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, बट आप लोग प्रेजेंटेशन में फोकस नहीं करते हो सर। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, सिर्फ आंसर आना जरूरी नहीं है सर। फिर वही होता है सर, अगर प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो 10 में से 5 6 हो जाता है सर। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। अभी मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर। तो अभी तो मैं एक लाइन में ही लिख लेता हूँ सर, CMP सर 1,40,000, ठीक है। जीएसटी का रेट तो 99 ही है सर, तो 1,40,000 इंटू 9%, ये आ जाएगा सर 12,600, 12,600 डैश। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया होगा, सर एक बात बताओ, इस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचोगे ना सर? क्यों इस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों नहीं सोचे सर? ये कहीं पर भी नहीं बता रहा है कि कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस ये कहां पर दिया है।
अब अगर ये परफॉर्मेंस कहां पर दिया ये नहीं बता सकता तो सर फिर मैं कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचूं सर? मेरे को सोचने के लिए भी तो कुछ दो सर, डिटेल्स तो दो, कुछ दिया ही नहीं है सर। तो इसीलिए इस पॉइंट पे मैं प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचा। आगे देखते हैं, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर अ मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। सर आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज है सर, इसकी तो हमें क्रेडिट नहीं मिलती है सर, सेक्शन 17(5). और याद रखना कई लोगों को तो ये क्लियर नहीं होता कौन सी आउटवर्ड और कौन सी इनवर्ड सर्विसेज है। अब बात ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड, मैंने सर्विसेज अवेल की तो कोई तो मुझे दिया होगा भाई, मैंने सर्विसेज अवेल की तो कोई मुझे सर्विस दिया होगा, तो मैं रिसिपिएंट वो सप्लायर है। आ रही है बात समझ? ये तो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है। तो सर हमें एग्जाम में क्या करना चाहिए, आप एग्जाम में यहां पर थोड़ा सा गैप देके इनवर्ड लिखना, ठीक है। इनवर्ड में यहां पर आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, यहां पर वैल्यू जो भी है और उसके बाद डैश 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 करना और यहां वर्किंग नोट डालना, या तो यहां वर्किंग नोट डालना या तो फिर नीचे जाके वर्किंग नोट लिखना। लिखना इसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं, सिखा रहा हूं सीख लो, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं। अगला देखो, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू शुभाकर कॉलेज providing education as a part of curriculum for obtaining a recognized qualification। बस इतना ही है ना। तो सर एक बात समझो, हमने बोला था सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा सर। अब एक बात पहले तो ये आती है सर, देखो प्लीज ध्यान दो, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू है, ये टू पहले तो ये क्लियर करो। बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो सर कुछ भी कर सकते हैं, बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ पूरा एग्जेम्प्ट है। सर टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो सर इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट है, बट वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ स्कूल लेवल तक आता है, कॉलेज नहीं आता। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए टू चल रहा है कि बाय चल रहा है, पहले तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाय है तो सोचो ही मत एग्जेम्प्ट है, टू है तो सोचो सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। सर पर ट्रांसपोर्टेशन किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, कॉलेज वालों को। सर कॉलेज वाले इसलिए टैक्सेबल है, स्कूल होता तो छोड़ दिया होता सर, छोड़ दिया होता, तो ये टैक्सेबल है सर, ठीक है। अब इसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई आप नहीं देख सकते सर, क्योंकि कोई डिटेल्स आगे दी नहीं है सर। तो 1 लाख क्या लिखूं इसको मैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सर, आप लोग एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे सर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन 1 लाख, ये 9,000, ये 9,000, ठीक है। आगे बढ़ती कहानी सर, नेक्स्ट आ गया। अगला दिया हुआ सर लीगल सर्विसेज अवेल्ड लिया फॉर ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। आराम से सर लीगल सर्विसेज मैंने लिया है सर, आराम से चलो, कोई गड़बड़ी नहीं है सर। अगर मैं लीगल सर्विस लेता हूं तो पहली बात तो ये रिवर्स चार्ज में होती है, और अगर ये रिवर्स चार्ज में है तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, प्लीज सीख जाओ प्लीज। कितने बार सिखाया हूं सर, पहले तो यहां पर लीगल सर्विसेज लिख लेना। सर आप तो इनवर्ड में लिख दिए लीगल सर्विस, सर क्यों, क्या क्रेडिट मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी मेरे भाई, क्यों नहीं मिलेगी मेरे को लीगल सर्विस की क्रेडिट? दो ना मुझे लीगल सर्विस की क्रेडिट, आपको देना पड़ेगा लीगल सर्विस की क्रेडिट, पहला तो ये। तो कितने की लीगल सर्विस थी सर, 1,75,000। सीखो पूरा तरीके से, सीखो कि रिवर्स चार्ज का ट्रीटमेंट कैसे करना है सर, लीगल सर्विसेज। अब दूसरा सर, क्या इस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचा जा सकता है? यस, क्योंकि एडवोकेट जो लोकेटेड है वो कहां पर है सर, गुजरात में है सर एडवोकेट। अब बात ये हो रही है सर, गुजरात में एडवोकेट है, लीगल सर्विसेज है सर चलो मान ली प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, तो सोचना है तो किस पॉइंट पे सोचना है सर? सर सेक्शन 12(2) याद है, जनरल प्रोविजन, और 12(2) जनरल प्रोविजन ये बोलता था सर, क्या रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विसेज दी जा रही है? हाँ सर, क्योंकि पृथ्वीराज भी तो रजिस्टर्ड है, तो पृथ्वीराज कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, और ये जो एडवोकेट है वो कहाँ का है, गुजरात का है। हो गए अलग अलग स्टेट, सप्लायर गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, क्या हो गया, IGST आ गया सर, ठीक है। तो सर 1,75,000 इंटू 18% करना पड़ेगा, 1,75,000 इंटू 18%, ये आ रहा है सर 31,500। अभी रुको, खत्म नहीं हुई है कहानी,
ठीक है, ये इनवर्ड आउटवर्ड हो गया। फिर मैं इसके बाद यहां पर थोड़ा सा गैप लेके a माइनस बी लिखता हूं, फिर इसको लाइंस ड्रॉ कर ही लेता हूं यार। सर मेरा एक तरीका है सर, मैं तो जो पॉइंट दिखता है ना उस पॉइंट का पूरा ट्रीटमेंट एक साथ खत्म कर देता हूं सर। फिर यहां पर लिख लेता हूं मैं जीएसटी पेबल, जो मैं पहले निकालूंगा सर। फिर उसमें प्लस करता हूं मैं आरसीएम वाला सर, क्योंकि आरसीएम वाला मेरे को यहां पर मिल गया सर, लीगल सर्विस, ठीक है, जो कि 1,75,000 की थी और 31,500 मैंने उसमें क्रेडिट भी ली थी सर। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखता हूं सर जीएसटी पेबल इन कैश, क्योंकि मेरे को तो क्वेश्चन में यही पूछा है सर, जीएसटी पेबल इन कैश, ये तो लास्ट में आएगा सर। ये होता है पूरा ट्रीटमेंट, कोई भी पॉइंट का पूरा ट्रीटमेंट करना, इससे एग्जाम में वो पॉइंट मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी सर। अगला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू हमने प्रोवाइड किया सर्विस सर टू अ वेल्थ बैंक एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट इन अ ब्रांच ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन अर्बन एरिया। ओ भाई साहब, रूरल एरिया होता तो एग्जाम भी कर देता सर, ये तो अर्बन एरिया है सर, तो सर ये टैक्सेबल है सर। तो हमने सर्विस प्रोवाइड किया है वेल्थ बैंक को, अच्छा ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन अ ब्रांच ऑफ अ बैंक इन अर्बन एरिया। सर क्या ये टैक्सेबल है? यस ये टैक्सेबल है। तो सर इसको हम यहां पर दिखा देते हैं, यहां क्या लिखूं मैं, बैंक की सर्विस है। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सर, आप लोग एग्जाम में प्रॉपर सेंटेंस लिख के आएंगे सर। 2 लाख और 99%, 18,000 समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखो सर। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट बोला सर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचेंगे, नो, डिटेल्स नहीं दी हुई है सर, बैंक्स कहाँ का है क्या है डिटेल नहीं दी हुई है सर, ठीक है। अगला, रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कार डीलर। ओ भाई साहब, सर रिकवरी एजेंट सर्विसेज है रिवर्स चार्ज में, मैंने कब मना किया सर, बट वो बैंक्स के लिए, कार डीलर के लिए नहीं है सर, तो कार डीलर के लिए तो टैक्सेबल है सर। रिकवरी एजेंट की सर्विस है सर 15,000 का 99% कर लो सर, 1350 डैश कर लो सर। उसके बाद और कुछ बचा, हाँ, जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार। सर हमने इंश्योरेंस लिया है कार पे जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 5 है सर, क्रेडिट नहीं मिलती सर, नहीं मिलती, सेक्शन 17(5) है सर, ब्लॉक करके रखा है सर, 13 से कम कैपेसिटी है, भूल जाओ सर। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से और कुछ तो बचा नहीं। आओ टोटल करना स्टार्ट करें। एक मिनट, मैं गलती से इनको इनवर्ड में लिख दिया हूं, ओ ओ ओ ओ ओ, इसको मैं ऊपर लिखता हूं मैं, ये एक मिनट, इसको यहां पर लिखेंगे सर, बैंक सर्विस 2 लाख रुपीज की है और ये 18,000, ठीक है। उसके बाद ये रिकवरी एजेंट की सर्विस है 15,000, गलती से वहां लिखा गया है, ठीक है, डैश, इसको यहां से हटा दो भाई, ये यहां कैसे आ सकता है, ठीक है, और ये लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, चलो टोटल करते हैं सर, जीएसटी लाइबिलिटी निकालते हैं सर। 12,600 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 1350, ये आ रहा है सर 40,950 डैश। ये हमारा आउटवर्ड का सप्लाई हो गया ए, इनवर्ड में तो सर सिर्फ एक क्रेडिट है 31,500 बी। अब बात ये आ रही है सर, हमारे पास एक क्रेडिट है और बाकी सब तो आउटवर्ड सप्लाई है सर। सर क्या ये क्रेडिट हम एडजस्ट कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है सर, क्या ये क्रेडिट हम एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब एक बात ध्यान से सुनो सर, जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है उसको हमें कैश में पे करना होता है, पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। तो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी जो हमने आउटवर्ड सप्लाई किया है, ठीक है,
उससे हम एडजस्ट नहीं करते, हम कैश में पे करते हैं। ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए सर, ये चीज दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो ये 31,500 की क्रेडिट है हमारे पास, यहाँ तो डैश हो जाएगा। तो सर अपन क्या करेंगे, ये 31,500 की जो क्रेडिट हमारे पास है इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान देना, 40950 A माइनस बी कर रहा हूं मैं, ये मेरे पास क्रेडिट है। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूं, तो यहां लिखूंगा 31,500, तो मेरा नेट जीएसटी पेबल डैश हो जाएगा, इसका आधा आधा हो जाएगा। आधा कितना होगा सर? सर एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर आधा करना जरूरी है? सर आधे के बदले अगर हम पूरा एक में एडजस्ट कर ले तो चलेगा, कर सकते हो, बट आजकल इंस्टीट्यूट ना आधा आधा एडजस्ट कर रही है। तो जब इंस्टीट्यूट आधा आधा कर रही है तो प्लीज क्यों पंगा लेना, अपन भी वही कर लेते भाई। कौन सा दिक्कत आने वाला है, कौन सा आंसर में डिफरेंस आएगा सर? ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो, ये मेरा नेट जीएसटी पेबल निकल गया, क्रिस्टल क्लियर, नेट जीएसटी पेबल आया। अब वापस अपन आरसीएम वाला ऐड कर देंगे सर, क्योंकि आरसीएम की लायबिलिटी कैश में पे करना है। तो सर 25,200, 25,200 और 31,500, समझ आया? ये हमारा नेट जीएसटी पेबल इन कैश आ गया। बहुत सारे लोग इनको आरसीएम के ट्रीटमेंट में दिक्कत आती है। सर मैंने टॉप 42 क्वेश्चन जो कराए हैं जीएसटी पेबल वाले, मतलब पूरे जीएसटी के क्वेश्चंस, उसमें ना आरसीएम के ट्रीटमेंट के बहुत क्वेश्चंस कराए, जरूर देखना, बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस आएगा सर। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो एक ही आरसीएम है, उसमें मैंने जो कराया बहुत सारे आरसीएम कराए हैं और उसमें अदर क्रेडिट के साथ भी आरसीएम का ट्रीटमेंट सिखाया सर। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। एक सिंपल ये बात याद रखना कि आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो हमें कैश में पे करना होता है, गलती से भी उसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में मत दिखा देना, नहीं तो पंगा हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी सर, ये बस मत करना, ये स्टूडेंट करता है गलती। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते, देखो क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। चलो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं सर। Mr. U from Mount Abu, Rajasthan, an unregistered person ordered one laptop as a gift for his father through e-commerce। ओ भाई साहब, सर्कुलर सर, ये तो वो सर्कुलर आ गए सर जिसमें ये बोला गया था सर कि अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं जिसमें शिपिंग एड्रेस मतलब बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग हो, तो उस केस में जो डिलीवरी एड्रेस होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। ये तो हम सीख के आए हैं, बहुत प्यारा सा सर्कुलर है सर। ठीक है, तो from e-commerce site Zilu registered in Mumbai, Maharashtra to be delivered at its parent house located in Ahmedabad, Gujarat। सर जहां गुड्स डिलीवर करा जा रहा है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है सर, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है, सर्कुलर के बेसिस में क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, मिस्टर ओमान, अ टूरिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विजिटेड इंडिया इन द मंथ ऑफ सितंबर। ही गॉट रिपेयर्ड हिज कैमरा फ्रॉम हिज विजिट्स टू उदयपुर, राजस्थान बाय मिस्टर आर हु ऑल्सो विजिटेड उदयपुर एट द सेम टाइम। अच्छा हुआ बच गए, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में हो गए, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी बाहर होता तो सर सी इंटर वालों के लिए कोई काम का नहीं है, फिर वो फाइनल वालों के लिए एप्लीकेबल हो जाता। अच्छा हुआ सप्लायर इंडिया का है, रिसिपिएंट भी इंडिया का है सर। ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई तो ऑब्वियस सी बात है सर। अब बात यहां पर ये हो रही है सर, ये रिपेयर सर्विसेज है। ठीक है, मिस्टर आर इज रजिस्टर्ड एट न्यू दिल्ली। ठीक है, Mr. Oman provided address of his residence provided address of his friend who resides in Mumbai, Maharashtra to be mentioned in the bill। लो भैया, उसने अपना एड्रेस भी दिया है सर, एड्रेस भी दिया है, issued by Mr. R for the repair of camera। अब बात ये आ रही है सर, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हम पढ़ के आए थे सर, ध्यान दो, टूरिस्ट है जो ऑस्ट्रेलिया से विजिट कर रहा है इंडिया में। ठीक है, इन द मंथ ऑफ सितंबर ही गॉट हिज repaired his camera during his visit to उदयपुर। वो बंदा कहां गया है? उदयपुर, ध्यान रखना सर, उदयपुर गया है वो। ठीक है, राजस्थान बाय मिस्टर आर। आर क्या रजिस्टर्ड पर्सन है? हाँ सर, आर रजिस्टर्ड पर्सन है, बट आर सप्लायर है। हु विजिटेड उदयपुर एट द सेम टाइम, तो आर हो गया सप्लायर, ओमान हो गया रेसिपिएंट। ये दो बातें क्लियर हुई सर। अब बात ये हो रही है सर, क्या यहां पर कैमरा को लेके रिपेयर की सर्विसेज है?
हाँ सर। सर रिपेयर की सर्विसेज क्या किसी सर्विस स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करती है? नहीं सर। तो जनरल प्रोविजन 12(2) अप्लाई हो जाएगा। और 12(2) बोलता था सर क्या सामने वाला रजिस्टर्ड है? नहीं सर, ओमान तो एक टूरिस्ट है सर, ओमान टूरिस्ट है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। सर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या आपके पास उसका एड्रेस है? हाँ सर, बिल में उसका एड्रेस मेंशन किए थे सर हमने, मुंबई महाराष्ट्र एड्रेस मेंशन्ड है सर। तो यही तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया सर 12(2) के हिसाब से। समझ आई कहानी? क्लियर हुआ? आगे देखो, एग्जामिन द टेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई। टेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई मतलब वो आपसे या तो एग्जेम्पशन पूछ रहा है या तो रिवर्स चार्ज की कहानी पूछ रहा है। ये दिमाग में ऐसे कुछ चीजें सीखो, ठीक है? देखो, मिस्टर सत्या फिजियोथेरेपिस्ट रजिस्टर्ड विथ रिकॉग्नाइज्ड paramedics authority provided services to Mr. Dayal for restoring mobility after his spine surgery and charged 10,000 per month. सर ये तो एग्जेम्प्ट है सर, हेल्थ केयर सर्विस है सर, और हम पढ़ के आए थे फिजियोथेरेपी, ये सब एग्जेम्प्ट होती है सर, पैरामेडिक्स वगैरह एग्जेम्प्ट होती है, सब एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है? अगला, पौष्टिक आहार, नाम तो ऐसे ढूंढ के ला रहे सर। पौष्टिक आहार प्रोवाइडेड सर्विसेज टू शिशु रक्षक एंड आंगनवाड़ी बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम। सर एग्जेम्प्ट है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन ऑफ आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, एग्जेम्प्ट होता है सर, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है सर। आंगनवाड़ी तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है सर। ये देखो सर, इसमें एक पॉइंट पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है सर कि सर मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड थ्रू डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। सर कहीं से डोनेशन मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आंगनवाड़ी को फूड वगैरह सर्व कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है सर। कहीं से डोनेशन मिला, कोई और स्पॉन्सर किया, उससे फर्क नहीं पड़ता है सर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम ये देख रहे हैं सर, जो फूड सर्व कर रहा है वो फूड सर्व करने वाले की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है कि नहीं, ये देख रहे हैं। ध्यान रखना सर, कंफ्यूज नहीं होना। अगला, फी चार्ज बाय पासपोर्ट सेवा केंद्र टू दादा एक्सपोर्ट लिमिटेड फॉर द इशुएंस ऑफ पासपोर्ट। सर ये तो कुछ ज्यादा इजी हो गया सर। इशुएंस ऑफ पासपोर्ट एग्जेम्प्ट है सर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब तो एग्जेम्प्ट है सर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो बड़ा है। देखो नीचे क्या बोल रहे हैं, एज पर मिस्टर बोस अकाउंटेंट ही हैज टू पे जीएसटी ऑन द होल रिन्यूएबल प्रीमियम विदाउट एनी डिडक्शन और नो क्लेम बोनस। ओ भाई साहब, कितने पुराने टॉपिक और सर्कुलर से क्वेश्चन पूछा है। हम तो सीख क्या है सर, नो क्लेम बोनस जो होता है सर, जितना भी आपका प्रीमियम है उसमें से नो क्लेम बोनस डिडक्ट होता है, उसके बाद जो वैल्यू बचती है उस पे जीएसटी लगता है सर, ठीक है? इस फॉर द एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम, ये तो बकवास है सर। इज द कंटेंशन ऑफ अकाउंटेंट करेक्ट? नो, कंटेंशन ऑफ द अकाउंटेंट करेक्ट है ही नहीं, बाकी ऊपर पढ़ लेते सर। मिस्टर बोस टुक अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द coverage amount of 5 lakh upon making payment of premium of 10,000 annually exclusive of GST from Swasthya Bima Insurance Company on 1/10/2024. Mr. Bose has no claim during the year 24-25. On 1/10/2025, Swasthya Bima Insurance Company offered a discount of 5% on the renewal premium amounted to Mr. Bose for having claim-free year 24-25 because the company has a policy of offering a discount of 5% on the renewal premium amounted for every year claim फ्री ईयर इन द फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस। सर नो क्लेम बोनस तो वैल्यू पे आता ही नहीं है सर, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि हर बच्चे को पता होता है सर। आगे देखो, डिटरमाइन वेदर द लायबिलिटी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अराइज और नॉट अंडर जीएसटी लॉ। तो आपको बताना है सर इन दोनों केसेस में रजिस्ट्रेशन वाली बात आएगी कि नहीं। मिस्टर जी फ्रॉम दिल्ली इज डीलिंग इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन हिज ओन अकाउंट फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। सर सिक्योरिटीज, सीरियसली गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर है सर, तो जीएसटी की बात ही क्यों कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन, सीरियसली सर हम पढ़ के आए सेक्शन 23 सर, और सेक्शन 23 ने प्यार से आपको एक बात बोली सर अगर कोई भी पर्सन है जो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है सर, भले उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाए, वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है सर। एक्सक्लूसिवली अगर एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल में काम कर रहे हैं, ये तो सिक्योरिटीज में काम कर रहा है, कहां से रजिस्ट्रेशन की बात आएगी, भले उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाए, ठीक है? अगला देखो, केएलजी फाउंडेशन फ्रॉम जयपुर राजस्थान, अ चैरिटेबल ट्रस्ट registered under section 12AB of the Income Tax Act 1961 is engaged in the supply of various services by charitable trust. Sir, charitable trust
अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज करता है तो एग्जेम्प्ट है। KLG Foundation receipt for the preceding financial year was 30 lakh. Whether KLG Foundation is required to take registration? No. सर यहाँ पर ये 30 लाख में बता नहीं रहा है कि सर सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज है कि चैरिटेबल के अलावा भी है। सर अगर चैरिटेबल के अलावा होती तो इसको रजिस्टर कराना पड़ता सर, पर ये चैरिटेबल ही है तो चैरिटेबल है तो एग्जेम्प्ट है। अब एक स्टूडेंट बोला सर हम क्या करें एग्जाम में? सर मेरे हिसाब से एग्जाम में इसमें एजम्पशन लगेगा कि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे रिसिप्ट 30 लाख है, तभी एग्जेम्प्ट है और तभी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाला काम कर रहे हैं। पर अगर आपने इसको एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी माना तो फिर 20 लाख से ज्यादा हो गया, फिर आपको सर्विसेज है 20 लाख से ज्यादा है, रजिस्टर कराना पड़ जाएगा सर। तो ये पॉइंट पे तो एजम्पशन टिका है क्योंकि ये इन्होंने क्लियरली बताया नहीं है सर कि कौन सी टाइप की सर्विस है, किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी आपके एजम्पशन पे टिका है सर आंसर। आई बात समझ? स्टूडेंट जो एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन अटेंड करने ना, यहीं पर सर सजेस्टेड आंसर से आपका वेरी कर जाता है और यहीं पर आपको दिक्कत आती है सर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू।